नमस्ते बच्चों। मैंने आपको दूरदर्शन, जिसको डीडी नेशनल कहते हैं, उसके द्वारा प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नाटक आपको भेजा था। आपने उसे देखा होगा। प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद का उपयुक्त उदाहरण है। इस नाटक को देखते हुए आप इसके सभी पात्रों से भी परिचित हुए होंगे। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत स्थापित की है। इस कहानी के मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर हैं। वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी उन्हें भ्रष्टाचार की सीख देते हैं। वे उन्हें अपने अनुभव से बताते हैं कि नौकरी में ओहदे से अधिक महत्व चढ़ावे का होता है, यानी ऐसे पद का होता है जिस पद पर रहते हुए अधिकतम ऊपरी कमाई के अवसर मिलते हैं। वे अपने पुत्र को यह समझाते हैं कि नौकरी करने वाले को हमेशा अपनी निगाह चढ़ावे पर रखनी चाहिए। चढ़ावा आप जानते हैं कि उसे कहते हैं जिस पर लोग बाग धन फेंकते हैं। आप देखते हैं मुसलमानों में एक चलन है कि चादर चढ़ाया जाता है, और उस चादर चढ़ाने का मतलब यही होता है कि किसने कितना धन चढ़ाया। वंशीधर के पिता बड़े आश्चर्यजनक ढंग से अपने पुत्र को व्यवहारिक सीख देते हैं कि देखो, वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते एक दिन लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है। पानी का एक रेला गुजरता है तो दूसरा रेला पीछे से आ रहा होता है। इसलिए हमेशा ऊपरी आमदनी पर ध्यान देना चाहिए। वंशीधर पर इन बातों का कितना असर हुआ और कितना नहीं, यह तो आपको कहानी में आगे मालूम चलेगा। लेकिन वो दौर ऐसा दौर था जिस दौर में नमक बेचने और खरीदने पर भी टैक्स चुकाने पड़ते थे। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था, और एक निश्चित मात्रा में ही नमक को खरीदने और बेचने का अधिकार था। उस समय नमक का विभाग सबसे अधिक कमाई वाला विभाग माना जाता था। उस विभाग में जिसकी नौकरी लग जाए वह अपने भाग्य को बहुत सराहता था। और जब वंशीधर की नमक विभाग में नौकरी लगी तो उनके गांव में सब फूले न समाये। उनके पिता वृद्ध मुंशी को यह सुखद एहसास होने लगा कि अब उनके गरीबी के दिन बीत जाएंगे। उनकी माता भी बहुत खुश हुई। उनके यहाँ काम करने वाले जो नौकर चाकर थे, उन सब के बीच भी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।
और एक उम्मीद पैदा हुई कि अब उस घर पर धन की वर्षा होगी, क्योंकि सबने ये मान लिया कि नमक विभाग तो ऊपरी कमाई का सबसे अच्छा विभाग है और निश्चित रूप से वंशीधर वहां वेतन के अतिरिक्त दूसरे तरीकों से भी खूब धन कमाएंगे। और प्रिय बच्चों, एक दिन रात को जब वंशीधर सो रहे थे तो उन्हें नदी किनारे से बैलगाड़ियों के गुजरने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उन्हें शक हुआ कि रात में कोई चोरी छिपे कुछ सामान लेकर जा रहा है। वे अपने घोड़े पर सवार होकर वर्दी में लैस होकर नदी तट पर पहुंचे। उनके साथ उनका जमादार बदलू सिंह भी था और उन्होंने वहां जाकर अपने घोड़े को गाड़ी के नजदीक रोकते हुए रोबीली आवाज में, कड़कदार आवाज में पूछा, इन बोरियों में क्या भरा है? आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसकी आवाज लड़खड़ाती है। गाड़ीवान और साथ चलने वाले अर्दली उचित उत्तर न दे पाए। पीछे से पंडित अलोपी दीन, जो उस इलाके के, उस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वे वहां पहुंचते हैं। उनको देखकर वंशीधर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आश्चर्य से घिर जाते हैं, क्योंकि पंडित अलोपी दीन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे उस एरिया के सबसे बड़े जमींदार थे, सेठ थे। उनका बड़ा रौब था, रुतबा था। वंशीधर को कुछ गलत का शक हुआ। उन्होंने और कड़कती आवाज में पूछा, बताते क्यों नहीं इन बोरियों में क्या भरा है? पंडित आलोपी दीन न केवल धनी थे, बल्कि उन पर सरस्वती की भी बहुत कृपा थी। बहुत अच्छी बात कर लेते थे। उन्होंने विनम्रता में कहा कि हुजूर, जो भी हो, हम आपसे बाहर थोड़े ही हैं। आप हुक्म दें तो जो आपकी इच्छा होगी वो हम पूरी कर सकते हैं। और इस प्रकार उन्होंने वंशीधर के सामने रिश्वत का प्रस्ताव रखना शुरू किया और वो रिश्वत 1000 से शुरू होकर 40,000 तक पहुंची। ये कहानी जबकि है, उस दौर में 40,000 रुपये कितने अधिक हुआ करते होंगे, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन जो ईमान का पक्का हो, जो अपनी बातों का पक्का हो, जिसकी निष्ठा सत्य और धर्म पर हो, ऐसे चरित्रवान लोग दिखते नहीं हैं। टस से मस नहीं होते, अटल रहते हैं। वंशीधर भी अटल रहे और उन्होंने पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने रिश्वत नहीं ली। जब कोर्ट में पंडित अलोपी दीन की पेशी होती है तो वहां न्याय बिक जाता है और जज से लेकर, अर्दली से लेकर, वकील से लेकर सारे छोटे बड़े कर्मचारी पंडित अलोपी दीन की सेवा में नतमस्तक हो जाते हैं और गवाह तक बिक जाते हैं। पंडित अलोपी दीन सबको खरीद लेते हैं और अंततः वहां न्यायालय में वंशीधर
दोषी करार दिए जाते हैं, उन्हें जज साहब चेतावनी देते हैं कि इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। न्याय के प्रति, कर्तव्य के प्रति उनकी परायणता, कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अच्छी बात है, पर उन्हें इतने जोश में नहीं आना चाहिए कि वे यह भूल जाएं कि वे इसे किसे गिरफ्तार कर रहे हैं, कितने बड़े व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियां डाल रहे हैं। और इस प्रकार न्यायालय से पंडित अलोपी दीन बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं और वंशीधर को मुअत्तल कर दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है। उन्हें नौकरी से बर्खास्त तो नहीं किया जाता है, पर वे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए जाते। निराश वंशीधर, हताश वंशीधर भारी कदमों से अपने घर और गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां गांव में उनके जितने सगे संबंधी थे सब उनको देखकर मुंह बनाते हैं, उनके प्रति अपनी खिन्नता और क्षोभ प्रकट करते हैं। उनका वैसा स्वागत नहीं करते जैसा स्वागत किसी ईमानदार, कर्तव्य परायण, धर्मनिष्ठ व्यक्ति का किया जाना चाहिए। उनके बूढ़े पिता उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी माता उनकी उपेक्षा करती है, उनकी पत्नी बच्चे भी उनकी ओर से खिंचे खिंचे रहते। पर वे तो बड़े सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वे अपनी मुअत्तली के दिन, अपना सस्पेंशन का दिन वहां बिताने लगते। एक दिन अचानक पंडित अलोपी दीन अपने रथ पर सवार होकर उनके घर पहुंचते हैं। उन्हें अपने घर पर देखकर वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी उनकी चाटुकारिता करने लगते हैं, चापलूसी करने लगते हैं, उनकी आव भगत करते हैं और अपने बेटे के व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगते हैं। परंतु पंडित अलोपी दीन उनको ऐसा करने से रोकते हैं और वंशीधर की ओर बढ़ जाते हैं। वंशीधर के पास पहुंचकर वे उनसे कहते हैं कि उस दिन तो आपने मेरी बात नहीं मानी थी, पर आज आपको मेरी एक बात जरूर माननी पड़ेगी। और वे अपनी जेब से एक स्टंप लगा हुआ पेपर निकालकर उनको पढ़ने के लिए देते हैं और अपनी जेब से कलम निकालकर कहते हैं कि इन पर हस्ताक्षर कर मुझे कृतार्थ करें, मुझ पर उपकार करें। वंशीधर उस पत्र को पढ़ते हैं। उसमें पंडित अलोपी दीन ने लिखा होता है कि वे अपनी सारी जायदाद का, धन संपत्ति का स्थायी मैनेजर वंशीधर को नियुक्त करते हैं और इसके लिए वे उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक, उस समय 6,000 रुपये वार्षिक बहुत बड़ी राशि होती थी। सवारी, अन्य सुविधाएं जिसको आप पर्क्स एंड पैकेज कहते हैं आज की भाषा में, ये सब उन्होंने वंशीधर को ऑफर किया था। वंशीधर उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं इस बड़ी जिम्मेदारी के योग्य नहीं हूं, इसका मुझे कोई अनुभव नहीं है, इसके लिए तो आप किसी और को नियुक्त करें। पंडित अलोपी दीन हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे ना करें, मना न करें, बल्कि मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आया हूं। बस मेरी एक प्रार्थना है कि आप हमेशा वही नदी के तट वाला कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कठोर और अनुशासित
दारोगा बने रहें, वैसे ही ईमानदारी से आप काम करें। वंशीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित अलोपीदीन करबद्ध उनके सामने खड़े होते हैं और इस प्रकार यह कहानी यहां खत्म होती है। तो बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रेमचंद की कहानी की यह विशेषता थी कि उसमें यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद झलकता है। यथार्थोन्मुखी यानी कहानी के प्रारंभिक चरण में उनकी कहानियों में जीवन की कठोर वास्तविकताओं का चित्रण मिलता है और वो कठोर वास्तविकता नमक का दारोगा कहानी में भी आप देखते हैं कि ईमानदारी बरतने के कारण वंशीधर को जलील होना पड़ता है, कोर्ट के द्वारा, अपनों के द्वारा, लोगों के द्वारा, लेकिन वही ईमानदारी कहानी के अंत में उनके लिए पुरस्कार बनकर आती है, वरदान बनकर आती है। उसी ईमानदारी के आगे पंडित अलोपीदीन अपना सिर झुकाते हैं। यानी कहानी अंत में आदर्शवाद की ओर, जीवन में ऐसा कम होता है, लेकिन जीवन का आदर्श यही है कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, धर्म की जीत होनी चाहिए, अच्छाई की जीत होनी चाहिए, ईमानदारी की जीत होनी चाहिए। और इस कहानी में भी अंततः सच्चाई की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। आप इस वीडियो को सुनिए। अगले वीडियो में मैं इस पाठ का प्रश्नोत्तर आपको कराऊंगा। चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, इसलिए मैं जानबूझकर आपको उतना ही मटेरियल भेजता हूं जितना आपके लिए ग्रहण करना आसान हो। आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।